ऑलराइट। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years ऑफ हिस्ट्री, क्लास 7। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े, वील फर्स्ट अंडरस्टैंड द हेडिंग विच इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो क्लास 6 में हमने देखा था एशियन हिस्ट्री, जिसमें बिल्कुल बिगिनिंग के बारे में देखा था, बिल्कुल शुरुआत के बारे में, हंटर्स गैदरर्स, गुप्ता डायनेस्टी और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सारी बिल्कुल शुरुआत की बातें देखी थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड। क्लास 7 में पूरा हम लोग देखेंगे मेडिवल पीरियड, क्लास 8 में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी मेडिवल पीरियड के इससे पहले कि हम पूरे इस ईयर में हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में देखें, तो फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये देखा कि क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए इन 1000 साल में, इतने सारे सालों में क्या क्या बदलाव आए हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में। तो take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different, even though they are of the same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. तो मैप 1 जो है, ये जो मैप 1 है, ये एक अरब जियोग्राफर ने बनाया था, जिनका नाम है अल इदरीसी। 1154 सी में, हाँ, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है 1154 सीई में अल इदरीसी ने ये मैप बनाया था, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो फिर ये जो मैप 2 है, इस वाले पेज पे जो मैप 2 है, ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720 में। 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर वो लोग होते हैं जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो मैप जो हैं, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये दो मैप थोड़े से डिफरेंट है दिखने में। ओके, थोड़े से डिफरेंट है दिखने में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि कि अलीग्रीसी वाला जो मैप था, मैप 1 में साउथ इंडिया कहाँ पर है? साउथ इंडिया वहां पर है जहां पर नॉर्थ इंडिया को होना चाहिए था, और श्रीलंका, ये देखो, श्रीलंका यहाँ पर टॉप पे है। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे टॉप पे है। तो और यहाँ के जो जगह के नाम है, ये किसमें, ये अरबिक में माउंट है। राइट, अब अगला है, and there are some well-known names like Kanauj in Uttar Pradesh, spelled in the name in the map as Kanauj. तो इसमें कुछ वो वाले फर्स्ट मैप में से कई वेल नोन, मतलब बहुत जाने मानी जगहों के भी नाम है, जैसे कि कनौज उत्तर प्रदेश में, जो मैप में कनौज के मतलब का वाली साउंड आ रही है उसमें। तो ये जो कनौज है, इसमें आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में ये बहुत नाम आएगा। So map 2 was made nearly 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. फिर मैप 2 जो बना, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720s में बनाया, वो मैप 1 के 600 सालों के बाद बना था, जिसमें जब तक सब कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें अलग, मतलब तब सिर्फ इंडिया इंडिया थोड़ी था, उसमें अलग अलग चीज़ें भी थी, मतलब पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। तो इसमें मतलब इस जगह के बारे में लोगों के ख्यालात और मतलब लोगों को की जो इंफॉर्मेशन थी इस जगह के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में, बदल गई थी। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान इंफॉर्मेशन बदल गई थी। तो ये वाला जो मैप है, मैप 2 जो है, ये वाला जो मैप है, ये हमें थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग इसी मैप को देखते हैं। नहीं, हम लोग आजकल इसी मैप को इस तरह से थोड़ा सा इसी ऐसी सिमिलर मैप हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैप हमको ज़्यादा क्या कहते हैं, इट सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। इसमें जो कोस्टल एरियाज हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल किए गए हैं। और ये मैप, ओके, ये मैप यूरोपियन सेलर्स ने इस्तेमाल किया था। अब ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि who used this map, and map 2 was used by whom? It was used by European sailors and merchants on their voyage.
ऑलराइट, अब आया अगला हमारा। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो अब ये पॉइंट आता है कि हमने ये इस बारे में ये देखा क्यों, ये मैप्स के बारे में चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रेसिंग चेंजेस टू 1000 years। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इसमें हमको ये दिखा रही कि क्या क्या चेंजेस आए। तो हम हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि दो पीरियड्स में, मतलब 1154 सी में इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक अलग नज़रिए से देखा गया, मतलब एक अलग इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। मतलब कार्टोग्राफी की जो साइंस थी, कार्टोग्राफी ये कितनी बदल गई इन दो पीरियड्स में, ठीक है। 1154 सी में अलग थी, फिर 1720s में जब 600 साल के बाद जब फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये मैप 2 बनाया तो कितनी इंफॉर्मेशन बदल चुकी थी। फिर अब आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds and the context in which information about the past was produced. तो जब भी हिस्टोरियंस ये डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं या मैप्स या टेक्स्ट पास्ट में से रीड करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर, उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कब इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई थी, किस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुई थी, किसने किसने लिखे थे ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैप्स बनाए किस पीरियड में गए थे, ये मैप्स है किस जगह के, क्यों ऐसे इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों रहना पड़ता था हिस्टोरियंस को, क्योंकि इंफॉर्मेशन टाइम के हिसाब से बदलती गई। आज हमारे लिए अगर किसी वर्ड का मीनिंग कुछ है तो वही मीनिंग, वही वर्ड पहले पास्ट में कुछ और वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, इसीलिए बहुत सारी मीनिंग्स अब तक बदल चुकी हैं। और जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स, मैप्स या टेक्स्ट पास्ट में से रीड करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि पूरा उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो लोग किस तरह से क्या कहते हैं बात को समझ रहे हैं। New and old terminologies. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? ठीक है, जैसे मैंने जस्ट अभी मेंशन किया कि जैसे कि इंफॉर्मेशन, अभी हमने मैप्स में तो ये देखा ना कि इंफॉर्मेशन बदली, सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बदली थी। तो उसी तरह जस्ट मैंने अभी मेंशन किया कि लैंग्वेज और मीनिंग्स भी बदले, ठीक है। टाइम के हिसाब से लैंग्वेज और मीनिंग्स भी बदले। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द years. Medieval Persian for example is different from the modern Persian. तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हैं वो वैरायटी, मतलब अलग अलग वेरियस लैंग्वेजेस में अब एग्जिस्ट करते हैं, जो कंसिडरेबली मतलब टाइम, मतलब बहुत मतलब इन सालों में वो लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अब मेडिवल पर्शियन जो है, मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है, ठीक है। अगर हिस्टोरियंस अगर वो मॉडर्न पर्शियन, अगर मेडिवल पर्शियन में अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अगर उसमें कोई एक वर्ड यूज़ किया गया, आगे बढ़ते बढ़ते उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब हिस्टोरियंस ने आपके मीनिंग के हिसाब से उस वर्ड को रीड किया, उस पुराने मैन्युस्क्रिप्ट, उस पुराने डॉक्यूमेंट में, तो कितनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पैदा हो सकते हैं। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. Take the term Hindustan, for example. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. तो ये हिंदुस्तान जो टर्म था, फॉर एग्जाम्पल आज तो हिंदुस्तान का टर्म यूज किया जाता है इंडिया को समझने के लिए, ठीक है, हमारे इस देश को समझने के लिए। अब मैंने हिंदुस्तान कहा तो हमारे दिमाग में आया इंडिया, ठीक है, भारत। लेकिन जब 13th सेंचुरी में, ये पॉइंट याद रखना, 13th सेंचुरी में जब किसने, मिनाज इस सिराज ने एक क्रॉनिकलर जो थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे शायद, तो क्रॉनिकलर जो थे उन्होंने पर्शियन में
अब क्रॉनिकलर ना अब इधर क्या कहते हैं कि मतलब दरबार में यहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने मिनाज सिराज ने क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, तो इन्होंने पर्शियन में जब लिखा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान, जब मिनाज सिराज ने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान अपने क्रॉनिकल में लिखा था, तो उनका मतलब पर्शियन में हिंदुस्तान का मतलब उनके टाइम पे 13th सेंचुरी में क्या था, ये था कि पंजाब, हरियाणा और वो एरिया जो गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है। तो अब तो हम समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब इंडिया, भारत, लेकिन मिनाज इसराइल ने जब 13th सेंचुरी में लिखा, तो पर्शियन में, तो उनका क्या मतलब था, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का इलाका। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. तो मिनाज सिराज ने जब ये टर्म इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान, ये टर्म द टर्म ये जब टर्म इस्तेमाल किया, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में इस्तेमाल किया था, ठीक है, जो वो बताना चाह रहे थे कि कौन सा पार्ट है दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है, द एरियाज इंक्लूडेड इन द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द एरियाज इंक्लूडेड in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. फिर 16th सेंचुरी की शुरुआत में जब बाबर ने ये टर्म हिंदुस्तान इस्तेमाल किया, तो उनका मतलब ज्योग्राफी डिस्क्राइब करना था, ठीक है, फौना और कल्चर, और इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में, फौना और इस सब कॉन्टिनेंट का क्या कल्चर है, ठीक है, कैसा कल्चर है और कैसी कैसी मतलब फौना कैसी है, मतलब यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, और यहाँ के लोगों का प्लांट्स, और यहाँ के क्रॉप्स, ये सब मतलब फौना, आप तक तो वर्ड पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो तो बाबर ने 16th सेंचुरी में इंडिया के फौना मतलब सब कॉन्टिनेंट के फौना, कल्चर और इनहैबिटेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया। So, as we'll see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with it today. तो अमीर खुसरो ने भी 14th सेंचुरी के पोएट ने भी हिंद वर्ड यूज किया था इंडिया की ज्योग्राफिकल और कल्चरल, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, जबकि इंडिया वर्ड मतलब 14th सेंचुरी में इंडिया वर्ड एग्जिस्ट करता था। तो अभी हम लोगों को अमीर खुसरो के बारे में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो एक पोएट थे। अब देखो, historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल हमने क्यों देखा, इसीलिए देखा ताकि हम ये समझ सकें कि पास्ट से लेके अब तक मीनिंग कितने बदलते आए। तो अब तो हम ये समझते हैं कि इंडिया का मतलब, हिंदुस्तान का मतलब क्या है, इंडिया, लेकिन जब मिनाज सिराज ने 13th सेंचुरी में ये टर्म इस्तेमाल किया पर्शियन में, तो उनका क्या मतलब था, मिनाज सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के इलाके के बारे में बताने के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान टर्म इस्तेमाल किया 13th सेंचुरी में। लेकिन जब 16th सेंचुरी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म क्यों यूज करा, ज्योग्राफी बताने के लिए, फौना सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताने के लिए, और अमीर खुसरो ने भी 14th सेंचुरी में कुछ ऐसी ही सिमिलर यूज किया। तो अब ये बात ये बताती है कि आज हिस्टोरियंस को जब भी वो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है उस टर्म्स के लिए जो जो पहले जो उन मैन्युस्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं अब तक। एक और एग्जाम्पल देखो, इधर फॉरेनर है, ठीक है, एक सिंपल टर्म फॉरेनर है। तुम सोचो फॉरेनर तो क्या दिमाग में वर्ड आएगा, ऐसा कोई इंसान जो भारतीय ना हो, कोई विदेशी हो। इन द medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village. Someone
who was not a part of the society or culture। तो मेडिवल पीरियड में, ठीक है, मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब था कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर जो किसी गांव में किसी गांव में आया हो, जो उस सोसाइटी का, उस कल्चर का, वहाँ के इलाके का पार्ट ना हो, वहाँ के कल्चर का पार्ट ना हो, ठीक है। तो हम ऐसे फॉरेनर को, मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का जो मतलब था वो या तो हम अब हिंदी में परदेसी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इंसान को हम पर्शियन में अजनबी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब या तो हम परदेसी की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर पर्शियन में अजनबी की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds। तो एक सिटी डोलर, ठीक है, एक शहर में रहने वाले आदमी के लिए कोई भी फॉरेस्ट से अगर कोई आदमी आया तो वो उसके लिए एक फॉरेनर था, ठीक है। अब अगर मैं फॉरेनर कहूँ तो वो कोई विदेशी हम लोग दिमाग में आएगा, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन या फिर कोई और। लेकिन अगर अगर वो वर्ड में फॉरेनर मेडिवल पीरियड में इस्तेमाल करती, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो विदेश से आया हो, ठीक है, देश से बाहर हो। उसका मतलब ये होता था कि अगर मैं शहर में रह रही हूँ, ठीक है, और तुम है कोई और गांव से, तो अगर तुम मेरे शहर में आ रहे हो तो तुम मेरे लिए एक फॉरेनर की तरह कंसिडर होगे, ठीक है। फॉरेन और इवन दो ऐसा भी हो सकता है कि उनके रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स may they have had different religious और caste backgrounds, ठीक है। तो historians and their sources, तो ये वाला वीडियो हम लोग इधर ही खत्म करते हैं क्योंकि अगर और आगे जाएंगे तो ये वीडियो और बहुत लंबी है। आगे आगे जाके हम नेक्स्ट